सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम के शुरू में ही हम आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो स्टे के नाम पर अपने सार्फिन का दम निकालने को तैयार है, जो हुकूमत के लिए इस वक्त सर का दर्द है और सार्फिन के लिए वबाल बनी हुई है। आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है के इलेक्ट्रिक की। इस कंपनी के सार्फिन कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का असल बिजनेस मॉडल अब बिजली नहीं बल्कि स्टे ऑर्डर है। कंपनी तकरीबन हर अहम फैसला अदालत में ले जाती है, कहीं शेयर होल्डर्स के खिलाफ, कहीं बोर्ड के खिलाफ, कहीं नेपरा के खिलाफ, और सबसे बढ़कर एजेंसी हरासानी के फैसले के खिलाफ भी। गोया हर तरफ से स्टे का मुनासिब इंतजाम जो कंपनी के नाजायज मुनाफे को दुगना करने में हर लम्हा मसरूफ अमल है। आज के इलेक्ट्रिक के सार्फिन नेपरा के मल्टी ईयर टैरिफ के फैसले को याद करके आंसू बहाते हैं कि जिससे आइंदा 7 साल यानी 2024 से 2030 तक के लिए बिजली की कीमत ₹7.60 फी यूनिट कम कर दी गई थी। यह फैसला भी नेपरा और सार्फिन के मुंह पर ऐसे ही मार दिया गया जैसे इससे कबल कई और फैसले। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ स्ट्रक्चर को कई मराहिल में तय किया गया था। जनरेशन टैरिफ 22 अक्टूबर 2024 में तय हुआ, जिसके साथ ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ 23 मई 2025 को तय हुआ, जबकि सप्लाई का टैरिफ 27 मई 2025 को नोटिफाई हुआ। सबके रिव्यू के बाद 5 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया, लेकिन इन सब को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस पर सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद के इलेक्ट्रिक ने पुराना टैरिफ ही जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक जब तक केस का फैसला नहीं होता, सार्फिन वही पुराने निर्ख अदा करेंगे। हुकूमत, नेपरा और दीगर इदारों ने जो नए टैरिफ जारी किए थे वो मौखर हो गए हैं। यूं एक बार फिर अदालत और टैरिफ के झगड़े ने सार्फिन को पुरानी उलझन में ही डाल दिया है। स्टे ऑर्डर ने सिर्फ टैरिफ नहीं रोका, बल्कि पूरे मामले ने के इलेक्ट्रिक को एक बार फिर उसके असल सेफ जोन में ला खड़ा किया है, यानी बिजली फराम करने से ज्यादा बेहतर काम अदालतों में चक्कर लगाना। तजियाती तौर पर देखा जाए तो यह सूरत हाल कराची के सार्फिन के लिए बिजली की मुसलसल गैर यकीनी सप्लाई को कन्फर्म करती है, लेकिन हुकूमत के लिए सब्सिडी का बढ़ता बोझ न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए शतरंज की नई बिसात सजा देता है, बल्कि के इलेक्ट्रिक के लिए कानूनी जंग का नया मैदान भी गर्म कर देता है। इस हवाले से साबका फैसलों पर हमारी माजी में साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद साहब से अक्सर बात होती रही है, तो उनके मुताबिक जिन फैसलों में जरा सा भी इस बात का शायबा होता है कि इससे मुस्तकबिल में के इलेक्ट्रिक के रेवेन्यू में नुकसान होगा, तो उसको भी अदालत में चैलेंज कर दिया जाता है। क्या कहना है उनका, जरा सुनिएगा। कि वहां पे एक मखसूस ग्रुप का कब्जा है, और आप इसको सिर्फ इस एंगल से ना देखिए। आपने पावर सेक्टर में ये वाहद यूटिलिटी थी जिसको प्राइवेटाइज किया। होना जो ये चाहिए था कि ये एक रोल मॉडल बनता और बाकी लोग भी अट्रैक्ट होके बाकी को खरीदने की कोशिश कर। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहता, मैं अपने तमाम कमेंट्स विड्रॉ कर। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है किसी यूटिलिटी सर्विस का? उसका कस्टमर। क्या कराची का कोई कस्टमर इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? मैं आपके साथ निकलता हूँ, आए पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। बिल्कुल कोई भी नहीं। इंडस्ट्री, कमर्शियल, डोमेस्टिक, ठीक है। नंबर 2, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे मुतमईन है? किसी एक का नाम ले। रेगुलेटर के इनकी परफॉर्मेंस के बारे में शो का रिकॉर्ड पे है, मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड पे है। हमने एक ऐसी बैड स्टोरी क्रिएट कर दी है इसकी इन द शेप ऑफ के इलेक्ट्रिक कि हमें प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। लोग पूछते हैं कि बताओ भाई, जो पंजाब की 5 डिस्को नहीं प्राइवेट, उनके रिजल्ट इनसे अच्छे हैं, तो आपने इसको प्राइवेट करके क्या कर लिया है? तो अब दिलचस्प बात यह है कि सार्फिन अब भी अंधेरे में है और हुकूमत परेशान है, और इसी में के इलेक्ट्रिक खुश है, क्योंकि स्टे ऑर्डर की रोशनी हमेशा पूरी शिद्दत से जलती रहती है और हमेशा के इलेक्ट्रिक इसी तरह स्टे ऑर्डर्स की आड़ में अपना मुनाफा कमाती रहती है। पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शुएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब शुएब साहब, ज़ाहिर है कराची के लोग पूरे मुल्क से ज़्यादा इस वक्त बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की बिजली सबसे महंगी है। अभी तक ये बिजली सस्ती नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन को 20 साल हो गए। जनरेशन नहीं बढ़ी। अभी तक नेशनल ग्रिड पर ही इन्हिसार है। 2000 मेगावाट बिजली वहाँ नेशनल ग्रिड से ली जाती है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़ायदा हुआ? इस कंपनी के अंदर के जो मामलात हैं जो हमेशा ही ख़राब रहते हैं और उसका एक मनफी असर आवाम पर भी पड़ता है, क्या कहिएगा इस पर?
जी बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। मैं बल्कि आप ही के ये जितनी अभी जो आपने प्रियम्बल भी दिया और जो हमें आपने क्लिप भी सुनवाया, मैं उसमें थोड़ा सा एक और बात भी ऐड कर दूं कि इन्होंने 12 नवंबर को के इलेक्ट्रिक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थ्रेड की जो है ना, उन्होंने एक नोटिस और भी भेजा है कि जनाब अगर आपने, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें सऊदी और कुवैती इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल है, तो इन्होंने कहा है कि अगर आपने मजीद कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम आपको तकरीबन 200 करोड़ अमरीकी डॉलर यानी 2 अरब डॉलर का हर्जाना भी आपको अदा करना पड़ेगा। तो बात यानी अब यहाँ तक नहीं रही उस कहानी तक या उस सूरत हाल तक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कराची के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, बल्कि अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है। अब यहाँ जो एक चीज़ बड़ा अहम नुक्ता है जो कम से कम मैं बतौर एक इस सब्जेक्ट के तवानाई का जो एनर्जी का मेरा सब्जेक्ट है उसके एक तालिब इल्म की हैसियत से, और इतना ज़िंदगी मैंने दरस व तदरीस में गुजार दी, इकनॉमिक्स की जितनी भी इस्तिलाहात हैं, इकॉनमी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बुनियादी नुक्ता होता है। और जो एक किसी भी चीज़ की जब हम उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस चीज़ के हमें क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं और उसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। बदकिस्मती से ना तो कॉस्ट बेनिफिट का कोई एनालिसिस यहाँ पे पूरा उतरता है, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरी उतरती है। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती और इसको आपने प्लीज़ डिग आउट करना है कराची के लोगों के लिए। कराची हमारा बहुत ही इस वक्त जिस तरह से सफ़र कर रहा है, मैं बड़ा हैरान हुआ। बात होती है जब भी कराची में अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, अपने अजीज़ों से, तो पता ये चलता है ना वहाँ पे इस वक्त तो लाइट है ही नहीं है। अब यहाँ हम इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में, दूसरे दीगर शहरों में तो हम ये करते हैं कि हमारे पास चले सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर है, हमने ऊपर लगा लिए जी, अपने सोलर एनर्जी से हमने वहाँ पे उसको बेनिफिट ले लिया। वहाँ तो फ्लैट्स की जो ज़िंदगी है उसमें कितने सोलर लगेंगे और कहाँ कहाँ लगेंगे, तो अल्टरनेट एनर्जी की तरफ भी नहीं जा सकते। तो मुझे जो ये बात समझ में नहीं आती कि ये आखिर इसकी ऐसी कौन सी इनके पास गीदड़ सिंगी है। मैं तो यही कहूँगा माजरत के साथ, हालांकि ये पढ़े लिखे अल्फाज नहीं है, कि ये इतने ताकतवर कैसे हैं। आपको याद होगा, मुझे बड़ी याद है कि SECP के अंदर डायरेक्टर्स की जो डिटेल्स देनी थी, हमने उस पर प्रोग्राम मैंने आप ही के साथ किया था। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि मुझे अपनी कंपनी के लिए हमने इतनी सख्त शराइत से हम गुजरे हैं SECP के सामने कि आप वहाँ पे बिल्कुल हिल नहीं सकते और ये अपने नाम देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सीरियसली आपको ये बताऊंगा कि ये हमारे पूरे एक जो हमारा पूरा एक गवर्नेंस का सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आया क्या हमारे इस तरह के इदारे जो हैं वो क्या स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने पूरी स्टेट को आगे लगाया हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? इस बात को डिग आउट करना पड़ेगा और इनकी उस सोर्स को तलाश करना पड़ेगा जिस, देखिए आखिर इनके पास कोई ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ है ना कि जिसकी बुनियाद पर इन्होंने तमाम, आपने अभी खुद अपनी प्रीएम्बल में फरमाया कि जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनसे नाराज हैं, तमाम इनसे ब्यूरोक्रेसी नाराज है, तो इनसे खुश कौन है? और आखिर जो कोई खुश है वो इतनी बड़ी ताकत है कि जिसने तमाम के तमाम सिस्टम को मफलूज कर रखा है। यहाँ टेक्निकल नहीं है अरबाब जहांगीर, ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये कोई एक ऐसी गैर मरई ताकत है जो मेटाफिजिकल फोर्स है जिसने इसको इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है कि इसके आगे पूरा स्टेट का सिस्टम जैम हो गया। ये बात मेरी समझ में आने से कासिर। तो अब डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर जो सरकारी इदारे, हमारे रेगुलेटर सबसे पावरफुल होते हैं। नेपरा का फैसला जब इनके हक़ में आता है, कीमत बढ़ने से मुताल्लिक होता है, वो मिनवन तस्लीम किया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब वो फैसला ज़रा सा अवामी मफाद में आता है तो वो चैलेंज हो जाता है और आप देखें रेगुलेटर कुछ नहीं कर पाता। मोतसिब की जानिब से इनके CEO को कसूरवार ठहराया जाता है, उनको हटाने के ऑर्डर्स आते हैं, उस फैसले को भी ये रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और उस पर स्टे के बाद आज तक मोनिस अलवी CEO की कुर्सी पर मौजूद हैं। तो ये सरकारी इदारों को भी चैलेंज कर रहे हैं। ये अपने रेगुलेटर की बात भी नहीं मान रहे, अपनी मर्जी की होती है तो मानते हैं, मर्जी की नहीं होती तो नहीं मानते। तो फिर रेगुलेटर की हैसियत क्या रह जाती है? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आखिर इनके पास कौन सी ऐसी मेटाफिजिकल फोर्स है कि जो रूल्स को भी आप डिफाई कर रहे हैं। देखिए ना, एक नेपरा ठीक है, हमारे बहुत से मामलात पर उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहां बात आएगी कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाने की, ये दायरे रेगुलेटर बनाए इसीलिए जाते हैं। तो आखिर अब सवाल तो यहाँ पर है वो, यानी ज़िम्नन जो सवाल आता है वो ये है कि आखिर इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है कि इनके सामने स्टेट सिस्टम मफलूज होकर रह जाता है।
देखिए ना, मफलूज ही कर दिया ना इन्होंने। जब आप किसी रेगुलेटर को मानने के लिए तैयार नहीं, किसी और जो है ना सिस्टम को समझने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दें। इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर जी, हमने नहीं 40 रुपए से नीचे आना, तो चलो कम से कम 40 को जस्टिफाई तो कर दो ना। जो उसकी एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपका कंज्यूमर दे रहा है, आप उसको तो सेटिस्फाई कर दें। आप उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ये प्लीज डिग आउट होने वाली चीज है। और मैं तो आपके प्रोग्राम की विसातत से जो हमारे मतलब जो साहिब अख्तियार लोग हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इनकी वो सोर्स तो तलाश करें जिस सोर्स की बेस के ऊपर ये इतने ताकतवर होकर बैठे हुए हैं। देखिए, कंज्यूमर सफर कर रहा है, हमारा शहर सफर कर रहा है, और हमारा वो शहर जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है वो सफर कर रहा है, और सिर्फ इनकी वजह से सफर कर रहा है। मुझसे किसी ने पूछा जी वो क्यों नहीं जाते कराची के लोग? मैंने उन्हें कहा भाई उनके पास वो वाली ब्लेसिंग तो नहीं है जो हमारे वाली है। अब एक अपार्टमेंट है, उसमें 200 घर है, 400 घर है, फ्लैट है, वो कितने लोग सोलर को अरेंज करेंगे? भाई हमारे पास तो यहाँ चले इस्लामाबाद में सिंगल हमारे हाउसेज हैं, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ऑल्टरनेट एनर्जी भी वहां पे नहीं कोई हल हो सकता। तो खुदा के लिए ये एक सोर्स इसकी तलाश करनी पड़ेगी, और इसका एक प्रॉपर इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर हमने कराची का मुस्तकबिल बचाना है। देखिए, हम गवर्नेंस में वैसे ही इस वक्त मतलब जो हमारा एक ओवरऑल गवर्नेंस का सिस्टम है, मैं एक बड़ा हैरान हुआ अरबाब जंगी। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के, गवर्नेंस के फैसले कैसे हो रहे हैं, वो इस तरह से हो रहे हैं कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, ये बैठ के टीवी के 3-4 टॉक शो देखते हैं, ये देखते हैं कि किस तरफ की हवा चल रही है। आया उसमें हमने कोई पॉपुलर डिसीजन करके 4 दिन जो है ना अपने हक में मीडिया को लाना है, और 4 दिन हमने उनसे मतलब अगेंस्ट होना है। ये नहीं, एक कोई लॉन्ग विजडम बेस्ड एक जो एक पॉलिसी होती है और एक अकाउंटेबिलिटी का म्यार होता है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आता, और बड़ा दुख होता है ये देख के। क्योंकि चले हमने अपने हिस्से की तो इनिंग खेल ली, लेकिन वो जो मेरे आने वाली जनरेशन है, वो मेरा जनरेशन जी जो इस वक्त जेनजी है। मैं अभी एक टॉक में गया था, मेरे जेनजी ने ऐसे ऐसे सवाल मेरे सामने जो है ना उन्होंने पुट किए हैं कि आप यकीन करें लाजवाब हम हो गए। क्यों? कि वो बच्चे, उनके पास अवेयरनेस है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो सवाल पूछते हैं आपसे, और हम जवाब नहीं दे सकते हैं। आप जागीर, हम उनको कैसे, हम उन बच्चों को बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है इससे, इस मसले से सिर्फ कराची का शहरी या कराची की मईशत नहीं मुतासिर हुई, बल्कि ओवरऑल हमारे पूरे मुल्क का मुस्तकबिल और जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो बड़ा मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा नेगेटिव केस है प्राइवेटाइजेशन का। और आगे हमें 3 डिस्कोर्स को जब प्राइवेटाइज करना है तो इसके बड़े मनफी असरात उस पर पड़ सकते हैं। फिर वो भी जो उसके बायर्स होंगे वो अपनी मर्जी की टर्म जिस तरह इसमें 20 साल पहले मनवाई गई और वो आज तक कराची के लोग भुगत रहे हैं, तो वहाँ भी फिर ये उस प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी सबूताज कर सकता है। डेफिनेटली। और इसमें मैं बड़ी एक मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कोर्ट से। देखिए, ठीक है, आपका एक प्रोसीजरल इशू होता है, ठीक है, उसके तहत जब भी आप अप्लाई करते हैं तो एक इमीडिएट रिलीफ जो आपके पास आता है वो यही होता है कि आप उसको स्टे ऑर्डर दे दें। लेकिन मैं एक बड़ी मतलब बहुत इल्तमास करूंगा कोर्ट से कि वो भी मेरिट बेस्ड करें, और वो ये देखें कि उसमें एक जो अवामुन नास है, जब आप कहते हैं आपके पास एक, देखिए कोर्ट्स के पास सुमोटो का एक जो इख्तियार है या दीगर जो इख्तियारात हैं, तो उसमें जब फैसला करने लगे तो उसमें सिर्फ ये ना देखें कि जनाब कितना पावरफुल वकील आया है और उसने किस तरीके से जो है ना अल्फाज का जो एक गोरख धंधा है उसको इस्तेमाल करके स्टे ले लिया है, बल्कि आप ये भी तो देखें ना, वो भी तो इसी मतलब हमारे जो इंतहाई काबिल एहतराम जो हमारे जज साहिबान है वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। उनको भी तो इस चीज को फैसला करते हुए देखना चाहिए ना कि आया हम जिस एक इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं और हमारा एक कॉमन मैन बैडली सफर कर रहा है, तो खुदा के लिए मतलब मैं तो इल्तिजा ही कर सकता हूँ जाहिर है अदालत के सामने कि कोई भी ऐसा डिसीजन करने से पहले या इस तरह का स्टे देने से पहले कम से कम थोड़ा सा उन लोगों को देख लें जो सफर कर रहे हैं। तो शायद अगर इनके बैक टू बैक 1-2 कोर्ट में भी अगर इनके केसेस रिजेक्ट होते और इनको स्टे ना मिलता तो शायद ये इतने ज्यादा दीदा दुलेर ना हो जाते। ये भी एक इसका जंगीर जिसपे हम इल्तिजा ही कर सकते हैं कोर्ट से, और तो हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम उनके सामने कोई मतलब वो करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 2025 के चौथे क्वार्टर में कुछ कमज़ोर नज़र आया है, मगर अब भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कुछ बेहतर है। गैलप पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कारोबारी हालात में अबतरी की वजह से अगली सहमाही की तवक्कुआत भी कुछ नीचे आती नज़र आ रही हैं और इसी तरह दूसरे क्वार्टर के मुकाबले में कारोबारी हालात में बिगाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कमी की बुनियादी वजह महंगाई का दोबारा बढ़ना और बिजली के भारी बिलों के बावजूद मुसलसल लोड शेडिंग है, जिससे मईशत की गाड़ी को रिवर्स गियर लग जाता है। अब दिलचस्प बात यह कि गैलप सर्वे के दौरान 42% कारोबार सर्वे के दिन भी लोड शेडिंग का शिकार थे। हालांकि हुकूमत ने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े अखराजात किए हैं, लेकिन इलाकों की बुनियाद पर खराबियां अब भी बुनियादी नौइयत की तब्दीलियां डिमांड करती दिखाई देती हैं। इन्हीं छोटी छोटी खराबियों का मजमुआ एक साथ निज़ाम पर बड़ा बोझ बन जाता है और इन बड़ी खराबियों की छोटी वजूहात तज्जियाती तौर पर अगर देखी जाएँ तो मालूम होगा कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के एतमाद में ये कमी सिर्फ माशी नहीं है बल्कि सियासी और स्ट्रक्चरल मसाइल का नतीजा भी है। महंगाई कारोबार का सबसे बड़ा खौफ बन चुकी है, जबकि बुलंद शरह सूद इन्वेस्टमेंट को मजीद कम कर रही है। करेंसी की बेयकीनी, फरोख्त में कमी और आलमी मंडियों में अनसर्टेनिटी भी इन्वेस्टर्स के एतमाद की दुश्मन बन चुकी है। सियासी सतह पर कारोबारी तबका अब भी बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद रखता है और इसकी एक बड़ी वजह और बड़ी निशानी सर्वे में 46% कारोबार के मौजूदा हुकूमत के हक में अपनी राय के इजहार की सूरत में भी सामने आया है। सर्वे के मुताबिक माशी इस्तेहकाम काफ़ी नहीं है। एतमाद तब बढ़ेगा जब तक मईशत में हकीकी तरक्की के साथ पॉलिसियों का तसलसल और कारोबार दोस्त माहौल फराहम नहीं किया जाएगा। लोड शेडिंग के साथ साथ रेगुलेटरी पेचीदगियाँ भी हैं और भारी बिलों और बिला ज़रूरत टैक्सेस का दबाव जब तक बरकरार रहेगा, कारोबारी तबका ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं होगा। तो यूँ माशी, सियासी और इंतज़ामी बेयकीनी एक दूसरे से जुड़कर कारोबारी तबके के एतमाद को कमज़ोर बनाती है और इन सब बातों के आपसी रब्त को समझे बगैर ही किसी भी हुकूमत की किसी भी शोबे में इस्लाहात कामयाब नहीं हो सकती हैं। अब जो इस वक्त के हम फिगर्स अगर देखते हैं, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें कुछ इस साल कम होती दिखाई देती है। एक्सपोर्ट्स भी हमें कुछ लिमिटेड दिखाई देती है। इंपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। अब ये चैलेंजेस से कैसे हुकूमत निपटेगी, इस पर हम बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो अब गैलप सर्वे भी हमें कुछ डाउन परसेंटेज दिखा रहा है और दूसरे सर्वेज भी आते हैं, उनके भी कोई खातिर हुआ इस साल के नताइज अभी तक बरामद नहीं हो रहे। ये साल इतना, ये जो फिस्कल ईयर शुरू हुआ है, ये इतना मुश्किल क्यों हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, साल जहां माशी तौर के ऊपर मुश्किलात लेकर आया है, तो उसके साथ साथ जो हमारी सियासी और समाजी सूरत हाल है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। माशरती तौर के ऊपर भी आप देखें, जराइम में भी इजाफा हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी जो है वो उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो कुछ और है। लगता नहीं है कि उनका जो प्राइम फोकस है वो पब्लिक के ऊपर है, बल्कि वो अपनी ही तरजीहात उन्होंने कुछ की हुई हैं मुख्तस। अब उसमें जो है वो ड्रामास्टिक जो है वो चेंजेस हमें लाजमी तौर के ऊपर करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो इकॉनमी जो जवाल का शिकार है, ऑल तो फिर 2000 जो पिछला 24 गुजरा है उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली जो गैलप का सर्वे आया है उसके मुताबिक भी थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड उसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगेन जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो पावर से रिलेटेड जो मसाइल हैं, लोड शेडिंग जिसे हम कहते हैं, वो नो डाउट के बहुत ज़्यादा है। और लोड शेडिंग के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, पावर टैरिफ इतना बढ़ चुका है कि हम जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं वो बाहर की मार्केट में कंपेटिटिव ही नहीं रहती। और यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो लोकली कंज्यूम हो रही हैं उनसे जो है वो महंगाई में इजाफा होता है। हमारे यहाँ जाहिर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की या इनपुट जो चीज़ें उसमें डलती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, तो वो वैसे ही उनको महंगी पड़ रही हैं, तो आगे जो आउटपुट होगा वो भी महंगा पड़ेगा। तो ये ट्रिकल डाउन जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली हमारी इस इकोनॉमी को आगे बढ़ने के बजाय जो है वो फ्रीज किए हुए है। और नतीजा आपके सामने है, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ नहीं रही मोर और लेस पिछले साल की तरह ही, और इंपोर्ट्स जो है वो कम होती जा रही हैं। तिजारती खसारा जो है वो पहले 4 महीने में ही हमारा $10 बिलियन को तकरीबन टच करने वाला है, बल्कि उसे तजावुज कर चुका है। तो अगर इसी हिसाब से हमारा चलता रहा तो हमारा तिजारती खसारा खुदा न खास्ता $35 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। उसको कवर करने के लिए डेफिनेटली फिर जो है वो हुकूमत को मजीद
कर्जे लेना पड़ेंगे, कर्जे लेंगे तो अगेन इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, और फिर एक वो जो डेट ट्रैप में हम ऑलरेडी फंसे हुए, तो उस दलदल में मजीद फंसते जाएंगे। और जरूरत अब इस सूरत हाल में जो मुझे लग रहा है वो ये है कि फौरी तौर के ऊपर इस किस्म के लॉन्ग टर्म इकदाम किए जाएं, जिससे एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ताकि इन्वेस्टर जो है ना वो अपने आप को महफूज तस्वुर करे पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हुए। तो अब चौधरी साहब, ये लॉन्ग टर्म इकदाम इस IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम कैसे कर सकते हैं? कोई इंसेंटिव अब अनाउंस करते हैं तो उसके लिए IMF की हमें इजाज़त दरकार होती है। जब तक वो अप्रूवल नहीं होता, जब तक कोई बड़ा इंसेंटिव किसी भी सेक्टर को नहीं दिया जा सकता। फिर ये जो इस वक्त सूरत हाल एक्सपोर्ट्स की लिमिटेशन की है, वो हम रेमिटेंसेस से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि हम बताते हैं देखें जी हम ये सरप्लस में आ गए, इस साल हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा है, और उसमें बड़ा हिस्सा तो हमारा रेमिटेंसेस का होता है। वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि ब्रेन ड्रेन बहुत हद तक कामयाब हो रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में पिछले चंद सालों में लोग पाकिस्तान से छोड़कर गए, तो ये रेमिटेंसेस ने हमें किसी हद तक थोड़ा सा सेफ रखा हुआ है। तो ये अब सूरत हाल आने वाले 1-2 सालों में किस जानिब जा रही है? जो एम्बिशियस टारगेट हमने सेट किए हैं बड़े बड़े एक्सपोर्ट के, अपनी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट को डबल करने के, ये हासिल भी हो सकेंगे या ये सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएंगे? देखिए, जो मौजूदा पॉलिसीज हैं या जो मौजूदा हुकूमत की तरजीहात हैं, अगर उन तरजीहात को जो है वो कंटिन्यू रखा जाता तो मुझे नहीं लगता कि हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अपने जो टारगेट्स हैं वो पूरे कर सकेंगे। तरजीहात ये होनी चाहिए कि पावर हमारी, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, कि अगर आप हमारी पावर पॉलिसी को 90s से शुरू करें देखना, उस वक्त से जो हमारी थी, उस वक्त हम जो फर्नेस ऑयल से हमने प्रीफर किया कि हम फर्नेस ऑयल से जो है वो बिजली प्रोड्यूस करेंगे, और उस जमाने में जो वो महंगी तरीन बिजली प्रोड्यूस की गई, और 25-25 साल के एग्रीमेंट्स किए गए जो हमारे पास IPPs आके जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद इसी चीज को 2015-16 में दोबारा रिपीट किया गया, जब लोड शेडिंग का बहुत बुरान था। 24 घंटों की भी लोड शेडिंग जो है वो देही इलाकों में और दूर दराज इलाकों में हो रही थी। कराची में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग थी। तो एक मतलब फिर जो है वो लंबे मुआहदे करके चाइना से जो वो IPPs जो थर्मल के ऊपर ऑयल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर जो प्रोड्यूस करती हैं, वो ऑल ऑफ द सडन 2019-20 के बाद आप देखते हैं कि एक मतलब फिर जो है वो सोलर का इनकलाब आ जाता है। अब जो है ना सारी दुनिया जो है वो उसको छोड़ के सोलर की तरफ चली जाती है। तकरीबन 8-10 हज़ार मेगावाट करीब जो है वो हमारे यहाँ पे इस वक्त सोलर से जो कैपेसिटी है, प्राइवेटली लोगों ने सोलर प्लेट्स इंपोर्ट कर ली हैं। हुकूमत यहाँ पे प्लांट्स भी लगाने को फैसिलिटेट कर रही है कि सोलर प्लेटें भी यहाँ पे बन रही हों, और उसके बाद लिथियम बैटरीज और सो ऑन। तो अगेन अब वो जो IPPs के साथ हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं, उनको हमने फिक्स कैपेसिटी चार्जेस भी देने हैं। फिर उसके बाद साथ साथ LNG के जो हमने कतर के साथ मुआहदे किए हुए हैं और दीगर मुल्कों के साथ, अब वो हमें वापस करना पड़ रहा है। वो जहाज हैं जो हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे जो एक तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं बना, और फिर उसके बाद ये कि उसकी मतलब फिजिबल नहीं रही LNG, और वो हमें जहाज जो है वो जितना नुकसान हो रहा है उस नुकसान को पूरा करके वो वापस करने पड़ रहे। देयर इज नो पॉलिसी। इवन अब आप आगे देखेंगे कि सोलर भी जो है ना वो हो सकता है अबेंडेंट हो जाए, और लोग जो है वो जो हवा वाली बिजली है, विंड एनर्जी, उसकी तरफ चले जाएं, क्योंकि उसमें फिर दिन और रात का भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो हमारे यहाँ इस किस्म की कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है, और हुकूमत ने सोलर प्लेट्स को डिस्करेज करना शुरू भी कर दिया सेल्स लगा के, और उसके बाद अगले साल जो है वो लग रहा है कि उसके ऊपर 18% होगा। तो हुकूमत अगर अपनी पॉलिसीज इस तरीके से चेंज करती रहेगी, टैक्स की पॉलिसी को चेंज करती रहेगी, इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कोई पता नहीं होगा कि अगले साल 2 साल 3 साल तक किस डायरेक्शन में जाएगी। तो उसके बाद कोई पागल ही होगा जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, जिसको ये पता ही नहीं है कि आगे फ्यूचर में मेरे साथ होना क्या है। तो कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा? मतलब मेरे पास अगर पैसा है, मुझे ये नहीं पता कि कल को मैंने टैक्स कितना देना है, कल को मेरा बिजली का बिल कितना होगा, कल को मैं लेबर की पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, तो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट? तो हुकूमत को इन तमाम चीजों के ऊपर एक लॉन्ग टर्म रोड मैप देना पड़ेगा, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं करनी है कि जी हमने ये उड़ान पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके ऊपर थ्योरेटिकल वर्क किया हुआ और रिसर्च पेपर्स डाल के पूरी आपने प्लान बनाया हुआ है, और उसका अमल दरामद आपके सामने क्या हो रहा है कि ये एक्सपोर्ट हमारी कम होती जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, माहिर माशियात थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की ई कॉमर्स पॉलिसी 2025 से 2030 हतमी मराहिल में है, जिसका हदफ अब पाकिस्तान के ई कॉमर्स मार्केट को 2030 तक 20 अरब डॉलर तक लेकर जाना है और तवज्जो MSMEs की डिजिटाइजेशन, लॉजिस्टिक्स की बेहतरी और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर है। इस सिलसिले में पाकिस्तान खित्ते में SCO के अहम फोरम जैसे शंघाई ताउन तंजीम और मलेशिया पाकिस्तान क्लोजर इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, जहाँ डिजिटल ट्रेड और महफूज डेटा फ्लोर प्राइमरी हैसियत रखते हैं। अब इस सिलसिले में हुकूमती कोशिश है कि मेटा भी हुकूमत के साथ AI एथिक्स, डिजिटल सेफ्टी, ई कॉमर्स स्टैंडर्ड्स और नौजवानों के लिए AI ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शराकत करे। ये ताउन नेशनल AI पॉलिसी 2025, उड़ान पाकिस्तान और डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से भी हम आहंग है, जो शफाफ, एथिकल और SME फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अपनाने को फ़रोग देते हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान में ई कॉमर्स का रुझान बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिससे इस शोबे में आमदनी तकरीबन $5 बिलियन से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि मुसलसल तरक्की करने का एक सबूत है। पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट पिछले 5 साल में 176% इजाफे के साथ $4.7 अरब से ज़्यादा की हो चुकी है। पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सनद 2024 और 2029 के दरमियान 5.92% की कंपाउंड सालाना तरक्की की शरह को बरकरार रखेगी, जिससे साल 2029 में यह सनद $6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। चाइना इकनॉमिक नेट के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के आदादो शुमार से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान का ई कॉमर्स सेक्टर आलमी सतह पर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और अब वो दुनिया भर में 46वीं बड़ी मार्केट के तौर पर इस वक्त गिना जाता है। रवां साल जुलाई तक पाकिस्तान में मोबाइल शॉपिंग एप्लीकेशंस के माहाना फाल सार्फिन की तादाद 16.6 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। इन तमाम नंबर्स के बावजूद एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ई कॉमर्स अज़ाइम एक बड़े चैलेंज से इस वक्त दो चार हैं। मुल्क में माहिर अफरादी क़ुव्वत की कमी है, ट्रेनिंग सिस्टम्स का इंतशार है और वर्क फोर्स प्लानिंग का फुकदान इस तरक्की को सुस्त कर सकता है। 7 लाख से ज़ायद ऑनलाइन SMEs मौजूद होने के बावजूद भी मेयारी तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल्स की कमी का बराह रास्त असर लॉजिस्टिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, पेमेंट सिस्टम्स और कस्टमर एक्सपीरियंसेस पर पड़ता है। ई कॉमर्स एक मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है, जिसके लिए डेटा लिटरेसी, कस्टम एम्पैथी और ऑपरेशनल स्किल्स की ज़रूरत है, जो रिवायती IT से मुख्तलिफ हैं। अगर हुकूमत स्किल डेवलपमेंट को पॉलिसी का मरकजी हिस्सा ना बनाए तो $20 अरब के हदफ तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है। नौजवानों के लिए जदीद स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। अब ये चैलेंजेस जो हैं, तो जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या डिमांड या रिक्वायरमेंट है हुकूमत से और किस तरह $20 अरब तक पहुंचा जा सकता है। एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। इस पर हम बात करेंगे। हसीब खान साहब ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो अभी ओवरऑल जो मार्केट है वो $5 बिलियन के अराउंड इस वक्त मौजूद है, तो इसको अगर 3 गुना ज़्यादा करना है, $20 अरब तक अगले 5 साल में लेकर जाना है, क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए हुकूमत की और अभी क्या रुकावटें हैं इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, सबसे पहले तो हमें कोर अंडरलाइंग इशू को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे हमें फेस करने को मिल रहा है वो एक स्किल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स हैं। सो यहाँ पे आपको जैसे कि पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट के सेवरल इनिशिएटिव्स हैं, जिनमें से ई कॉमर्स पॉलिसी 2 भी एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जहाँ पे सेवरल उन्होंने स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत एक इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग इशू है, वो ये है कि हमें जो टारगेट हमने सेट किया है $20 बिलियन को अचीव करने का, अभी हमारी करंट मार्केट जो एग्जिस्ट करती है वो अराउंड $5 बिलियन है। इस करंट स्टेज के ऊपर भी हमारे पास ऐसे स्किल्ड इंडिविजुअल्स की कमी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स को अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं $20 बिलियन का थ्रेशोल्ड अचीव करना है आपने, तो उसके लिए सबसे कोर जो आपका इशू है वो है स्किल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स। अब इसके अंदर गवर्नमेंट का एक बड़ा क्रूशल और इंपॉर्टेंट रोल है कि एक यूनिफाइड बॉडी होनी चाहिए, जो यूनिफाइड बॉडी इस सारी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स को कंट्रोल करती हो। अगर आप मार्केट में डिफरेंट लोग देखें भी जो कि ऑलरेडी ट्रेनिंग्स के शोबे में मौजूद है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना डेवलप नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाए और एक स्ट्रक्चर्ड एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे जहां पे हर इंडिविजुअल को पता हो कि उसने किस लाइन के ऊपर काम करना है, तो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क अगर मिल जाए तो उससे सारी चीज़ों के अंदर आसानियां पैदा हो सकती है। तो हसीब साहब, ये स्किल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की जो आप बात करें, इसके लिए एक्सपर्ट्स क्या हमें बैरून मुल्क से बुलाने पड़ेंगे, जहाँ इस वक्त ई कॉमर्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर जिन ममालिक में मौजूद है या जहाँ की मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, या हमारे मुल्क में भी ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं, सिर्फ उनको अप्रोच करना है?
जी बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत बड़ी सेट ऑफ स्किल फोर्स मौजूद है जो कि लोग ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर फ्रॉम ईयर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। वहाँ पे तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। एक कमी जो महसूस हो रही है सिर्फ उनको इकट्ठा करने की है। गवर्नमेंट के इसमें एक बड़ा रोल ये हो सकता है कि वो सबको एक प्लेटफॉर्म दे सकती है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे मिल के इस एक यूनिफाइड टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो कि $20 बिलियन का मार्केट के अंदर उनका प्लान है। सही। अच्छा, अब ये चूंकि हम देखते हैं कि जो लोकल रेवेन्यू है इसमें वो उसकी तादाद ज़्यादा है, जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो कम है, तो इसमें एक्सपोर्ट के फिगर्स को इस ई कॉमर्स में कैसे हम बढ़ा सकते हैं? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त इंटरनेशनली काम कर रही हैं, तो पाकिस्तान की कंपनीज में वो पोटेंशियल है कि अपनी एक्सपोर्ट्स के नंबर में इजाफा किया जा सके ई कॉमर्स के थ्रू? जी देखिए, पोटेंशियल तो बिल्कुल है, लेकिन स्किल फोर्स कम है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। अब हमें स्किल फोर्स को इंक्रीज करना है। जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर ग्लोबल इस टाइम पे मार्केट की बात की जाए तो $6 ट्रिलियन की मार्केट है इस टाइम की पर, जिसका सिर्फ 0.08% अभी करेंटली पाकिस्तान जो है ना वो अपना मैनेज कर रहा है। अगर आप तमाम बाकी के कंट्रीज नेबर कंट्रीज को भी देखेंगे तो अप टू 3-4% तक मैनेज कर रहे हैं अपनी टोटल ग्लोबल मार्केट के शेयर का। तो वी आर जस्ट ऑफरिंग 0.08%। अब इसको इंक्रीज किस तरह किया जा सकता है? पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लोग टैलेंटेड बहुत ज्यादा हैं, लोगों के पास इस चीज की एबिलिटी भी है कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, उन्हें स्ट्रक्चर का नहीं पता कि वो किस तरीके से ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा अब यहाँ पे क्या रोल बनता है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड एटमॉस्फेयर जो जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्रिएट करें, यूनिफाइड बॉडी क्रिएट करें जहां स्किल्ड इंडिविजुअल्स ट्रेन करें। अब हमें ये चीज कैसे हेल्प कर सकती है? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर हर मार्केट जो जिस तरह यूएसए है, यूके है, यहाँ पे तमाम एक एक्सपीरियंस जो कंपनीज होती हैं वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे इंडिविजुअल जो कॉस्ट इफेक्टिव हों। पाकिस्तान लकली उन कंट्रीज में आता है जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन उन्हें लगता है। लेकिन द रियल प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि वो प्रॉब्लम सर्विसेज तो देने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन इनफ इंडिविजुअल्स नहीं है। तो हम इसको इंक्रीज करने के लिए जाहिर है उसको मजीद स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन करें ताकि हम उस $20 बिलियन को अचीव कर सकें। तो साहब, ये सिर्फ ह्यूमन स्किल को बेहतर करने से ही ये हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है? हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी भी मैटर करती है, चूंकि अभी भी ये इशू लोकली भी मौजूद है, जो लोकल भी कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनका भी इस वक्त निसार ज़्यादा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ही होता है। तो हमें अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को भी इस वक्त बेहतर करने की ज़रूरत है अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी जगह बनानी है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। हमारे ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है, जिसमें आपको पता है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, हमारी लेदर की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि अगर हम लोकल मार्केट के अंदर सेलिंग करने के एक्सपीरियंस देखते हैं तो बिकॉज ऑफ प्राइस कंपटीशन हमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं दे ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी। अब लोगों को पता है क्वालिटी किस तरह प्रोवाइड करनी है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को नॉलेज है, सिर्फ एक वर्क एथिक्स की कमी है कि किस जगह पे कैसे आपको ट्रीट जो को। अगेन बात वहीं पे आती है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड एक यूनिफाइड बॉडी हो जहां पे एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, जहां पे लोगों को वर्क एथिक्स सिखाया जाए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में बहुत लोग लैग करते हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को मेंटेन करने के लिए। तो अगर ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल्स को इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल हैं। और हसीब साहब, कोई न्यू कमर या स्टार्टअप्स के लिए या जिन लोगों के पास बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कोई इस तरह का ये काम ई कॉमर्स का शुरू करना चाहे तो उनके लिए आपकी इस वक्त क्या सजेशन है? चूँकि बहुत सारे लोग इसको साइड बिजनेस के तौर पर भी देखते हैं, फिर ये नए लोगों के लिए इसमें कितना स्कोप है कि और कितने अरसे में अपनी जगह बना सकते हैं वो इसमें? देखिए, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि हम इंटरनेशनली अपनी सर्विस को सेल करना चाहते हैं, तो इसमें दो मॉडल्स आते हैं बेसिकली। एक मॉडल तो ये है कि आप अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करें। अगर आप अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करने की तरफ जाते हैं तो उसमें सेवरल आपके पास ऑप्शंस हैं, महंगे से सस्ते से मीडियम, हर जगह पे आपके पास सेवरल ऑप्शंस है। लेकिन इफ समवन हु कैन नॉट अफोर्ड, या वो एक रेगुलर जॉब कर रहा है, व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है अपना बिजनेस क्रिएट करने के लिए, तो वो सर्विसेज दे सकता है इंटरनेशनली। ट्रेन सेवरल स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर सेवरल स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइम में मौजूद हैं जो कि अप टू $5,000 तक अर्न कर रहे हैं, अप टू $10,000 तक अर्न कर रहे हैं लोगों को अपनी सर्विसेज देके। सो एक वेल पेइंग क्लाइंट कैन पे अप टू लाइक $2,500, $3,000 डिपेंडिंग कि आप उसको कैसी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। सो ऐसे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जो कि वो नंबर्स अचीव कर रहे हैं। तो जो भी लोग अगर ऑफकोर्स न्यू कमर्स हैं और इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जहां तक टाइम की बात है, हमें इस चीज के अंदर टाइम देना पड़ता है। जिस तरह आप किसी भी रेगुलर जॉब के अंदर जाते हैं, किसी एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, हर जगह पे कामयाबी आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप ई कॉमर्स में भी कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आपका सवाल है कितना टेन्योर लगे उसके अंदर,
अंदर। तो एक यूजुअली जो हम रेकमेंड करते हैं वो ये है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं तो यू कैन अचीव योर गोल्स इन ई-कॉमर्स। सो दैट्स हाउ गुड द मार्केट इज। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी न्यू कमर्स के लिए जरूरी है, चूंकि रेलेवेंट एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद नहीं होगा जाहिर। बिल्कुल, इनफैक्ट इनेबलर्स जो है बहुत एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम लोग सेवरल ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं और अगर उस ट्रेनिंग्स के अंदर आप देखें यहाँ पे तो वो पूरी स्ट्रीमलाइन ट्रेनिंग्स हैं। सो हर चीज़ एक सेपरेट डिजिटल सर्विसेज के अंदर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या 2 प्लेटफॉर्म्स नहीं आते, वहाँ पे सेवरल प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ पे आप अपनी स्किल्स के अंदर एनहांसमेंट्स कर सकते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर एक इंडिविजुअल है जो कि नॉर्मली किसी फ्री वीडियो से सीख रहा हो, वो जाहिर है उस तरीके से उसको सपोर्ट का सिस्टम नहीं मिल पा रहा होता। तो अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। उस सपोर्ट सिस्टम के साथ जब आपके सर पे एक हाथ होता है कामयाबी का, तो ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा पुश करता है टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर फील्ड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सुनी इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।